Take out illustration number 27. Take out illustration number 27. Page number 1.43. Page number 1.43. Illustration number 27. क्या कह रहे हैं देखिए, फॉलोइंग द रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट ऑफ चंडीगढ़ क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013. ये आपको रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट गिवन है. रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट. Assets on 1st April 2012 were building 20,000, government security 10,000, stock foodstuff 1,800. There was a reserve fund of 3,500 on 1st April 2012. Area of subscription for 11-12 were 900 and area for subscription for 12-13 were 1,300. Stock of foodstuff at the close of the year was valued at 1,500. The bylaw of the club provide that 50% of the entrance fees and 10% of the surplus of any year are to be transferred to reserve fund. Prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2013 and balance sheet as on that date. इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सब्सक्रिप्शन का. इस पूरे इसको आप अंडरलाइन कर लो. एरिया ऑफ सब्सक्रिप्शन 11-12 900 एंड एरिया ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर 12-13 वर. तो ये जो लिखा है ना 11-12 वर 2011-12 वर, एक तो ये अंडरलाइन कर लो, एक 2012-13 वर इसको अंडरलाइन कर लो. इसका क्या मीनिंग है मैं समझाता हूं आपको. अब अपन को इसका क्या करना है, एंड ऑफ द ईयर की तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है. क्या प्रिपेयर करना है? बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. और एंड ऑफ द ईयर की क्या बनानी है आपको? बैलेंस शीट. तो एंड ऑफ द ईयर की बैलेंस शीट प्रिपेयर करने से पहले अब अपन इसकी क्या बनाएंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट टू फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल फंड. टू फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल फंड. देखो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन? बैलेंस शीट एज ऑन 1st April 2012. क्या लिखेंगे अपन? लाइबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट. देखो रिसिप्ट साइड से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपको दे रखा है टू बैलेंस एट बैंक ऑन 1st April 2012. आपको बैलेंस एट बैंक दे रखा है. तो आपके जो करंट अकाउंट है, इन करंट अकाउंट डिपॉजिट इज 300 and in deposit account balance is, in deposit account balance is 2,400. फिर इंटरेस्ट है सब्सक्रिप्शन. तो नीचे ब्रैकेट में लिखा है 800 फॉर 11-12. मतलब ये जो 12,500 का सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हुआ है, इसमें 800 रुपीज का सब्सक्रिप्शन आपके 11-12 का है. तो मतलब ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है. बट नीचे सेकंड पैराग्राफ में क्या दे रखा है? रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट के बाद जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें लिखा है एरिया ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर 11-12 इज 900. कि लास्ट ईयर 900 रुपीज का सब्सक्रिप्शन क्या था? आउटस्टैंडिंग था. तो अपन यहाँ पे बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखेंगे एरिया ऑफ सब्सक्रिप्शन मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. तो लास्ट ईयर जो आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था
कितना था आपका 900 रुपीज का सब्सक्रिप्शन क्या था, आउटस्टैंडिंग था। फिर प्रॉफिट है फूड से है और कुछ भी नहीं है जो रिसिवेंट पेमेंट अकाउंट से बैलेंस शीट में आएगा। अब 1 अप्रैल को बिल्डिंग दे रखी है, तो बिल्डिंग है आपकी कितनी 20,000, बिल्डिंग गिवन है आपको कितनी 20,000। बिल्डिंग के बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपको दे रखी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपको दे रखा है कितना 10,000। उसके बाद है स्टॉक ऑफ फूड स्टफ, स्टॉक ऑफ फूड स्टफ, तो स्टॉक ऑफ फूड स्टफ इज गिवन 1800। नेक्स्ट इज देयर वाज अ लॉस ऑफ रिजर्व फंड ऑफ 3,500, तो आपको रिजर्व फंड दे रखा है, रिजर्व फंड इज अ लायबिलिटी। तो बिगनिंग ऑफ द ईयर में आपके पास रिजर्व फंड था हाउ मच 3,500 का। नाउ और कोई ऐसा एसेट और ऐसी कोई लायबिलिटी नहीं जो बिगनिंग ऑफ द ईयर से रिलेटेड हो। सो बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर आपका आ जाएगा कैपिटल फंड, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा आपका क्या कैपिटल फंड, कितना 31,900। बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा आपका कैपिटल फंड 31,900। तो ये आ जाएगा आपका 35,400, 35,400। और इसका क्या बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। देखो ये हमारी क्या है बैलेंस शीट है, क्लोजिंग बैलेंस शीट। यहां लिखेंगे अपन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2013, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2013। liabilities, amount, assets, amount, और ये है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ लिखेंगे अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट for the year ended for the year ended 31st March 2013, expenditure amount, इनकम अमाउंट। देखो रिसिप्ट साइड से अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट दे रखा है, रिसिप्ट साइड से स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले इंटरेस्ट दे रखा है, तो इट इज अ रेवेन्यू इनकम, सो इट विल बी शोन इन द इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कितना है 600। फिर सब्सक्रिप्शन आपको गिवन है, तो सब्सक्रिप्शन टोटल कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ ड्यूरिंग द ईयर वो कितना है 12,500। जो सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हुआ ड्यूरिंग द ईयर वो कितना है 12,500। अब इसके नीचे ब्रैकेट में लिखा है 800 फॉर 11-12, तो 11-12 हमारा लास्ट ईयर है, प्रीवियस ईयर है, तो लास्ट ईयर हमारा सब्सक्रिप्शन कितना आउटस्टैंडिंग था, लास्ट ईयर हमारा 900 का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था। इन लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹900 इज आउटस्टैंडिंग। 900 का सब्सक्रिप्शन क्या था, आउटस्टैंडिंग था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखा है, इस 12,500 में, इस 12,500 में 800 रुपीज का सब्सक्रिप्शन क्या है, इंक्लूडेड है। कितने का, 800 रुपीज का सब्सक्रिप्शन क्या है, इंक्लूडेड है। तो इसमें से अपन लेस करेंगे, लेस करेंगे इसमें से थर्ड में, इसके बाद तो पढ़ाएगा तो जो फ्री करेगा तब मेरा क्यों बढ़ जाएगा, फिर फोर्थ में थर्ड में तो आईपी भेज देगा। यस, लास्ट ईयर कितना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था, 900 रुपीज का सब्सक्रिप्शन क्या था लास्ट ईयर, आउटस्टैंडिंग था। बट यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखा है, टोटल 800 का सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हुआ है। तो ये जो मतलब टोटल लास्ट ईयर कितना आउटस्टैंडिंग था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर, जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था आपका लास्ट ईयर का वो था 900। और नीचे ब्रैकेट में क्या लिखा है, आउट ऑफ 900 हमें 800 रुपीज का सब्सक्रिप्शन क्या हुआ है, रिसीव हुआ है। 800 का सब्सक्रिप्शन क्या हुआ है, रिसीव हुआ है करंट ईयर में। यानी जो रिमेनिंग रह गया 100 रुपीज, ये जो रिमेनिंग 100 है, इट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, स्टिल आउटस्टैंडिंग। तो हमें करंट ईयर में 800 का, प्रीवियस ईयर का 800 का सब्सक्रिप्शन हमें करंट ईयर में रिसीव हुआ है, बट ये हमारे करंट ईयर की इनकम नहीं है, तो इसको इसमें से लेस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर, सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर कितना है 800, तो इसमें से लेस करेंगे। और क्या कह रहा था आगे, और एडजस्टमेंट क्या है, अब कह रहे हैं एरियर ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर 12-13, क्या लिखा है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 12-13, outstanding subscription for 12-13 were, outstanding subscription for 12-13 were ₹1300। अब ये यहाँ पे समझने का है, देखो लास्ट ईयर टोटल 900 का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था, 900 में से 800 का सब्सक्रिप्शन आपको करंट ईयर में रिसीव हो गया, यानी 100 रुपीज का भी लास्ट ईयर का क्या है, अभी भी आउटस्टैंडिंग चल रहा है। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 12-13 वर्थ 1300। इसका क्या मतलब है, व्हाट इज दिस मीन, इसका मतलब है ये जो 1300 है, ये 1300 केवल करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। इट इज ओनली करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। यहां क्लियरली लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 12-13 वर्थ, क्या लिखा है 12-13 वर्थ 1300। अगर इसकी जगह लाइन लिखी होती आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31st March 2013 is ₹1300,
तो इसका क्या मतलब होता है कि आउट ऑफ दिस 1300, 100 का तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, 100 तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, एंड 1200 हमारा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। अगर ये जो लिखा है ना 1213 वर्ड, इसकी जगह ये वर्ड होता है एज ऑन 31 मार्च 2013, तो या फिर एज ऑन की जगह लिखा होता है एज एट लिखा होता कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज एट या एज ऑन 31 मार्च 2013 इज 1300। तो इसका मतलब ये होता कि आउट ऑफ 1300, 100 रुपीज तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है एंड 1200 आपके करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 1213 वर। 1213 मतलब ये केवल 1213 स्पेसिफाई कर रखा है, 1213 ये केवल करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, इसमें प्रीवियस ईयर का ही जो 100 रुपीज है ये इंक्लूडेड नहीं है। ये इंक्लूडेड कब मानते, जब इस सेंटेंस की जगह ये सेंटेंस लिखा होता कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन या एज एट 31 मार्च 2013 इज 1300। तो अपन ये मानते कि इस 1300 में से 100 तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, बाकी का जो रिमेनिंग 1200 है वो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। बट अभी फिलहाल क्वेश्चन में क्या है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 1213 वर, यानी पर्टिकुलर 1213 का ही आउटस्टैंडिंग है, ये केवल करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग आपको गिवन है। तो यहां पे अपन इसको ऐड कर देंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर कितना 1300। क्लियर हो गया ये पॉइंट कि अगर ये 1213 वर है मतलब ये केवल करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, बट इसकी जगह सेंटेंस लिखा होता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन या एज एट 31 मार्च 2013 इज 1300, यानी इसकी जगह अगर ये लिखा होता सेंटेंस तो अपन ये मानते कि आउट ऑफ 1300, 100 तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है और बाकी का 1200 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। इसकी जगह एक और सेंटेंस लिखा हुआ आ सकता है, क्या कैसे लिखा होता, ऑन 31 मार्च 2013, ऑन 31 मार्च 2013, फिर इसके आगे ब्रैकेट में लिखा होता फॉर 2012-13, फॉर 2012-13 इज रुपीज 1300। अगर ये जो सेंटेंस लिखा है ना, ये वाला सेंटेंस, इसकी जगह अगर ये सेंटेंस लिखा होता कि on 31st March 2013 for 1213 rupees 1300, तो इसका भी मतलब ये हो गया कि ऑन 31st मार्च, यानी यहाँ लिखा होता आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 31st मार्च 2013, ब्रैकेट में लिखा है 1213, तो यहाँ तो स्पेसिफाई हो गया ये केवल 1213 का आउटस्टैंडिंग है। तो चाहे ये सेंटेंस लिखा हो दिस वन और चाहे ये लिखा हो, तो इसका मतलब है ये केवल करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, इट इज ओनली करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। और अगर ये सेंटेंस लिखा हो कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन या एज एट 31 मार्च 2013, तो अपन मानेंगे इट इज टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर। तो फिर अपन मानेंगे दिस आउट ऑफ 1300, 100 तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है एंड 1200 आपके करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। बताओ इसमें किसी को डाउट समझ में आ गया? इस क्वेश्चन में यही चीज समझने की थी कि कहां पे तो ये अपन ये मानते हैं कि इसमें प्रीवियस ईयर का इंक्लूड है और कहां पे अपन ये मानते हैं कि केवल करंट ईयर का है। तो अगर ये वर्ड लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 1213 वर, या फिर इस तरीके से लिखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च 2013 और उसके आगे ब्रैकेट में स्पेसिफाई कर रखा है फॉर 1213, सो इट मींस इट इज ओनली योर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर ओनली। लेकिन अगर इसकी जगह वर्ड हो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन या एज एट 31 मार्च 2013, तो अपन ये मानेंगे आउट ऑफ 1300, 100 तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है और 1200 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। तो फिलहाल अपन इसका देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ लिखा है 1213 वर 1300, तो इट मींस ये हमारे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। तो ये एडलेस करेंगे, तो ये एडलेस करके आ रहा है आपका कितना 13,000, ये एडलेस करके आ रहा है कितना 13,000। और बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन,
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है 1300 तो करंट ईयर का और 100 रुपीज प्रीवियस ईयर का। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना आएगा, ये 1300 तो हमारा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग चल रहा है और 100 रुपीज हमारे प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग चल रहा है। यानी टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो एंड ऑफ द ईयर में हो गया, जो टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड ऑफ द ईयर में हो गया वो कितना हो गया 1400। ये जो अपन बैलेंस शीट बनाते हैं ना, तो बैलेंस शीट बनाते समय एंड ऑफ द ईयर में टोटल जितने हमारे असेट होते हैं और जितनी लायबिलिटीज होती हैं वो सब लिखे जाते हैं। वो बैलेंस शीट में वो करंट ईयर प्रीवियस ईयर वाला, मतलब इस बैलेंस शीट में वो एक्रूअल कंसेप्ट नहीं लगाना है। वो एक्रूअल कंसेप्ट केवल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए है। ये बैलेंस शीट के अंदर तो एंड ऑफ द ईयर में टोटल जितने भी असेट्स रिमेनिंग होते हैं और टोटल जितनी भी लायबिलिटीज एंड ऑफ द ईयर में रिमेनिंग होती हैं वो सब लिखी जाती हैं। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का तो 1300 और प्रीवियस ईयर का कितना 100, यानी एंड ऑफ द ईयर में टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना हो गया 1400 हो गया। नेक्स्ट आपको दे रखा है प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट। तो ये प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट इट इज अ रेवेन्यू इनकम। तो अपन यहां लिखेंगे बाय प्रॉफिट ऑन एंटरटेनमेंट कितना है आपका 1500। उसके बाद है रिफ्रेशमेंट रिसिप्ट, तो इट इज ऑल्सो अ रेवेन्यू इनकम। इसको भी एज इट इज लिख देंगे रिफ्रेशमेंट रिसिप्ट कितनी दे रखी है 12,000। उसके बाद है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस के लिए एक एडजस्टमेंट है, लिखा है पैराग्राफ नंबर 3, द बाय लॉ ऑफ द क्लब प्रोवाइड दैट 50% ऑफ द एंट्रेंस फीस ऑफ एनी ईयर इज ट्रांसफर्ड टू रिजर्व फंड। ये रिजर्व फंड बिगनिंग में कितना था, ये दिख रहा है 3,500। तो अपन यहाँ पे एक तो रिजर्व फंड उतारेंगे बैलेंस शीट में। पहले तो रिजर्व फंड कितना है, रिजर्व फंड आपका 3,500। तो इस क्लब का लॉ क्या कहता है कि 50% ऑफ द एंट्रेंस फीस इज ट्रांसफर्ड टू रिजर्व फंड। तो यहां लिखेंगे एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस कितनी एंट्रेंस फीस रिजर्व फंड में ट्रांसफर करनी है 50%। तो 2,000 की एंट्रेंस फीस रिसीव हुई है, इसका 50%, तो इसका 50% कितना होगा 1,000। तो ये तो कहां ट्रांसफर होगी रिजर्व फंड में, और जो रिमेनिंग 50% रह गई, रिमेनिंग 50% है उसको अपन यहां दिखाएंगे इनकम साइड में। बाय एंट्रेंस फीस टोटल कितनी थी 2,000, तो 2,000 में से 50% तो ट्रांसफर करनी थी कहां पे रिजर्व फंड में, और जो रिमेनिंग 1,000 है उसको शो करेंगे इनकम साइड में। फिर आपका ये रिसिप्ट साइड कंप्लीट हो गई। नाउ अब पेमेंट साइड पे आ जाओ। एक्सपेंडिचर साइड में सबसे पहले रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस दे रखे हैं, यहां लिखेंगे रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस कितना है आपका 8,000। उसके बाद क्रॉकरी परचेज करी, सो क्रॉकरी इज योर फिक्स्ड असेट। क्रॉकरी हमारी असेट होती है, तो उसको क्या लिखेंगे बैलेंस शीट की असेट साइड में क्रॉकरी। कितनी क्रॉकरी अपन ने परचेज करी है 3,000 की। देन बुक्स, तो बुक्स भी हमारी असेट होती हैं। बुक्स आपको दे रखी है कितनी 2,000 की। अच्छा, ये जो लिख रहा हुआ है ना पेमेंट साइड में सबसे ऊपर रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस फूड स्टफ परचेज, तो इसका क्वेश्चन में आपको ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। ये दे रखा स्टॉक ऑफ फूड स्टफ, ओपनिंग तो कितना है 1,800 है और क्लोजिंग आपको दे रखा है कितना 1,500। तो ये जो रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस है इसके अंदर फूड स्टफ इंक्लूड है, तो यानी इसके अंदर फूड स्टफ इंक्लूड है इट मींस, और इसका ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। ये जो रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस है इसके अंदर क्या इंक्लूड है फूड स्टफ, और फूड स्टफ का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक आपको गिवन है। इट मींस इट इज अ कंज्यूमेबल गुड्स, इट इज अ कंज्यूमेबल गुड्स। तो इसको कैसे लिखेंगे, या लिखेंगे टू रिफ्रेशमेंट कंज्यूम। तो कैसे लिखते हैं जब ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक गिवन होता है, सबसे पहले लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फूड स्टफ इज 1,800,
फिर ऐड करेंगे इसमें परचेज ऑफ फूड स्टफ। तो अपन ने जो फूड स्टफ परचेज करा वो कितना करा है 8000, और लेस क्या करेंगे इसमें से क्लोजिंग स्टॉक। सो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फूड स्टफ, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है फूड स्टफ का कितना, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फूड स्टफ गिवन है आपको कितना 1500। सेकंड पैराग्राफ में लिखा है स्टॉक ऑफ फूड स्टफ विद द क्लोज ऑफ द एंड ईयर इज 1500। ये आपको कितना गिवन है 1500 का। तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक को लेस करेंगे तो ये आएगा आपका 8300, और ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है। तो बैलेंस शीट में यहां लिखेंगे स्टॉक ऑफ फूड स्टफ, फूड स्टफ कितना है आपका 1500। नेक्स्ट आपको दे रखा है ये क्रॉकरी और बुक्स अपने लिखी ली। नेक्स्ट है आपका न्यूज़पेपर, तो यहां लिखेंगे टू न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर है आपके पास कितना 200। न्यूज़पेपर के पास सैलरी है, तो सैलरी के रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट है क्या, देयर इज नो एडजस्टमेंट रिगार्डिंग द सैलरी, उसको सेम वैल्यू पे लिख देंगे सैलरी। इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस, कितना है 11000। फिर जर्नल एक्सपेंसेस दे रखे हैं, इसके रिगार्डिंग भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज लिख देंगे जर्नल एक्सपेंसेस। कितना है जर्नल एक्सपेंसेस 1200। उसके बाद है ऑडिट फी, तो इट इज आल्सो अ रेवेन्यू एक्सपेंस। कितना है आपका 800। उसके बाद है बैलेंस एट बैंक, तो करंट अकाउंट और डिपॉजिट अकाउंट का दे रखा है, तो यहां लिखेंगे करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट का दे रखा है आपको कितना 100। उसके बाद है डिपॉजिट अकाउंट, तो डिपॉजिट अकाउंट का आपको दे रखा है कितना 5000। हो गए सारे एडजस्टमेंट्स। अब ओपनिंग बैलेंस शीट से देखो क्या क्या आएगा। एक तो कैपिटल फंड 31900, कैपिटल फंड लिखेंगे इनर कॉलम में 31900। उसके बाद करंट अकाउंट ये लिख लिया, डिपॉजिट लिख दिया। बिल्डिंग आएगी, बिल्डिंग आएगी ओपनिंग बैलेंस शीट से कितनी है 20000, तो अपन यहां लिखेंगे बिल्डिंग 20000। बिल्डिंग के बाद नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो ये आएगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। कितनी है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपकी 10000, यहां लिखेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपको दे रखी कितनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपको दे रखी है कितनी 10000। हो गया ओपनिंग बैलेंस शीट से सब। अब यहां पे क्या आ रहा है, ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, यहाँ पे इनकम ज्यादा और एक्सपेंडिचर कम है। तो व्हेन इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर, व्हेन इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर, देन डिफरेंस विल बी ट्रीटेड एज सरप्लस, देन डिफरेंस विल बी ट्रीटेड एज सरप्लस बैलेंसिंग फिगर। ये आपका सरप्लस आ जाएगा कितना 6600, सरप्लस आ गया 6600। तो यहाँ पे लिखा है 10% ऑफ द सरप्लस ऑफ एनी ईयर इज ट्रांसफर्ड टू रिजर्व फंड, कि जो भी आपका सरप्लस है उसका 10% का ट्रांसफर होगा रिजर्व फंड में। तो रिजर्व फंड में यहाँ पे अपन ऐड करेंगे सरप्लस, कितना सरप्लस 10%। तो टोटल सरप्लस आपका कितना है 6600, इसका 10% ट्रांसफर होगा कहाँ पे, इसका 10% ट्रांसफर होगा कहाँ पे रिजर्व फंड में। तो आपका जो रिजर्व फंड है ये आ जाएगा आपका 5160, और जो रिमेनिंग 90% रह गया, जो रिमेनिंग 90% सरप्लस है वो कहाँ ऐड करेंगे कैपिटल फंड में, जो रिमेनिंग 90% है, जो रिमेनिंग 90% है। तो रिमेनिंग 90% बचा आपका 5940। तो 31900 प्लस 5940,
तो ये आ जाएगा 37,840 और ये आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी, इक्वल आ जाएगी 43,000 एंड 43,000। तो इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये सब्सक्रिप्शन का था। क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी को? सर ये जो रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस है ये अपन रिसीट्स में से क्यों नहीं काट सकते हैं? ना, इसको अलग ही शो करना होता है, इनकम को अलग, एक्सपेंडिचर को अलग। अच्छा सर, और सर ये जैसे इंटरेस्ट दे रखा है इसमें अपन को रिसीट्स में, तो सर इसमें कुछ बता नहीं रखा तो ये किस चीज का इंटरेस्ट होगा? ये कुछ बता नहीं रखा तो किस चीज का इंटरेस्ट अपन मतलब मिला है? ये दिख रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटी दिख रही है, इसके ऊपर मिला होगा ये इंटरेस्ट। ओके सर। और कोई डाउट किसी को? ये क्लियर है सब्सक्रिप्शन का पॉइंट? चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 28, टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 28। क्या लिखा है? फॉलोइंग इज द रिसिवेंट पेमेंट अकाउंट ऑफ लिटरेसी क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। ये आपको रिसिवेंट पेमेंट अकाउंट दे रखा है लिटरेसी क्लब का। एडिशन इंफॉर्मेशन में लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2015 इज 2000 एंड ऑन 31 मार्च 2016 इज 2500। ऑन 31 मार्च 2016 सैलरी आउटस्टैंडिंग is 600 and rent outstanding was 1200. The club owned a furniture of 15,000 and booked 700 on 1st April 2015. Prepare income and expenditure account for the club for the year ended 31st March 2016. Ascertain the capital fund on 31st March 2015 and also prepare the balance sheet on 31st March 2016. तो अब आपको क्या करना है, एंड ऑफ द ईयर में इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट आपको क्या करनी है, प्रिपेयर करनी है। तो सबसे पहले इसकी क्या प्रिपेयर करेंगे अपन? ओपनिंग बैलेंस शीट अपन प्रिपेयर करेंगे टू फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल फंड। देखो सबसे पहले अपन बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2015 ओपनिंग बैलेंस शीट अपन ये प्रिपेयर करेंगे। लायबिलिटीज अमाउंट, असेट अमाउंट। देखो सबसे पहले रिसिप्ट साइड में दे रखा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 19,550। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे अपन कैश इन हैंड। सो कैश इन हैंड गिवन है आपको 19,550। फिर सब्सक्रिप्शन आपको दे रखा है 14-15 का, करंट ईयर हमारा क्या है 15-16। तो यहाँ लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन आपको बाइफिकेट करके दे रखा है कि लास्ट ईयर का कितना रिसीव हुआ, करंट ईयर का कितना रिसीव हुआ और नेक्स्ट ईयर का कितना रिसीव हुआ। तो यहाँ लिखा हुआ है 14-15 का 1200 रिसिप्ट साइड में। लेकिन नीचे क्या दे रखा है पॉइंट नंबर 1 में कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 2015 इज 2000, यानी प्रीवियस ईयर में जो हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था प्रीवियस ईयर में वो कितना था 2000। सो आउट ऑफ 2000 1200 का अपन को क्या हुआ, रिसीव हो गया। तो 800 रिमेनिंग अभी भी क्या चल रहा है, आउटस्टैंडिंग चल रहा है। उसके बाद ये आएगा नहीं। अब है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, तो फर्नीचर की नीचे वैल्यू दे रखी है। पॉइंट नंबर 2 में सैलरी और ये सब एंड ऑफ द ईयर का, करंट ईयर का। पॉइंट नंबर 3 बिगिनिंग ऑफ द ईयर में फर्नीचर था हमारे पास। इन बिगिनिंग ऑफ द ईयर
हमारे पास फर्नीचर था कितने का, 15,000 रुपीज का। एंड इन बिगनिंग ऑफ द ईयर हमारे पास बुक्स हैं, कितनी की बुक्स हैं, 7,000 रुपीज की बुक्स हैं, राइट। तो और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जो ओपनिंग बैलेंस शीट से रिलेटेड हो, तो बैलेंसिंग फिगर आपका क्या आ जाएगा, कैपिटल फंड। बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा आपका कैपिटल फंड, कितना, 43,550, 43,550। इसका टोटल करेंगे 43,550, 43,550। अब इसका अपन बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। यहाँ बनाएंगे अपन बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2016, liabilities, amount, assets, amount। देखो रिसिप्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। अब यहां पे आपको सब्सक्रिप्शन दे रखा है, बाइफिकेशन करके दे रखा है कि प्रीवियस ईयर का कितना है, करंट ईयर का कितना रिसीव हुआ है और नेक्स्ट ईयर का कितना रिसीव हुआ है। तो अपन को पता है हमारा ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, ये हमारा क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016। यह आएगा आपका एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। तो सबसे पहले आपकी जो रिसिप्ट साइड में जो दे रखा है आपको, तो रिसिप्ट साइड इधर इनकम एंड एक्सपेंडिचर की जो इनकम साइड है उसमें केवल अपन करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन लिखते हैं। अपन कौन सा सब्सक्रिप्शन शो करते हैं, केवल करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन शो करते हैं। तो आपको आपका करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे अलग से बाइफिकेट करके दे रखा है, तो अपन केवल वही लिखेंगे, बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन आपको दे रखा है कितना, 26,500, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है। अब जरा समझना है यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 कह रहा था आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31st March 2015 इज रुपीज कितना है, 2,000। तो प्रीवियस ईयर में हमारा 2,000 का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था, लेकिन रिसिप्ट साइड में क्या दिखा रखा है कि 14-15 का कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, 1200 का सब्सक्रिप्शन 14-15 का रिसीव हुआ है। इट मींस आउट ऑफ 2,000 1200 का सब्सक्रिप्शन तो हमें रिसीव हो गया कहाँ पे, रिसीव हो गया कहाँ पे, करंट ईयर में। यानी जो रिमेनिंग 800 रुपीज का सब्सक्रिप्शन है, रिमेनिंग 800 का सब्सक्रिप्शन है, इट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। ये अभी भी क्या चल रहा है हमारा, आउटस्टैंडिंग चल रहा है, इट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, पॉइंट नंबर 1, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन
outstanding subscription as on 31st March 2016 is rupees 2500 कि जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 31st मार्च का एज ऑन 31st मार्च 2016 इज 2500। ये जो वर्ड एज ऑन है इसका मतलब क्या है? दिस 2500 इज टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ एंड ऑफ द ईयर। मतलब जब हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ 31st मार्च 2016 को, तो हमारा जो टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था वो 2500 का था एंड ऑफ द ईयर में। जब हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ तो एंड ऑफ द ईयर में जो टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था वो 2500 का था। तो इट मींस आउट ऑफ दिस टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 800 तो हमारा प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग हो गया, 800 तो हमारा प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग हो गया जो रिसीव नहीं हुआ। तो यानी जो रिमेनिंग बचा 1700 इट इज योर करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। इट इज योर करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। समझ में आई क्या बात? ये क्या लिखा है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31st मार्च कि लास्ट ईयर हमारा जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था वो 2000 का था। तो आउट ऑफ 2000 1200 हमें करंट ईयर में रिसीव हो गया, ये रिसिप्ट साइड में गिवन है। यानी जो रिमेनिंग 800 है वो अभी भी आउटस्टैंडिंग है, वो भी अभी भी हमें करंट ईयर में रिसीव नहीं हुआ लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग। और यहाँ क्या लिखा है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन। तो अभी मैंने आपको बताया एज ऑन मतलब दिस इज द टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ द एंड ऑफ द ईयर। ये हम एज ऑन का मतलब होता है एज ऑन वर्ड हो या इसकी जगह वर्ड हो एज एट। इसका मतलब है ये एंड ऑफ द ईयर का टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है कि एंड ऑफ द ईयर में टोटल कितना बकाया था, आउटस्टैंडिंग था। तो आउट ऑफ 2500 800 तो प्रीवियस ईयर का हो गया, तो यानी रिमेनिंग जो 1700 बचा इट इज योर करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो ये 1700 मेरे करंट ईयर की इनकम है जो मेरे को करंट ईयर में रिसीव नहीं हुई। तो इसको यहां पे अपन ऐड कर देंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर कितना है? 1700। तो करंट ईयर का टोटल सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर कितना हो गया? 28,200। और बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2500 का। कितना था? 2500 का। और 16-17 नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर का भी 500 मिल गया। तो सब्सक्रिप्शन जो एडवांस में मिल जाता है हमारी लायबिलिटी होती है। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस कितना? 500। बताओ क्लियर हो गया कि सब्सक्रिप्शन का पॉइंट? किसी को डाउट है इसमें? नाउ नेक्स्ट दे रखा है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। तो ये हमारी रेवेन्यू इनकम है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर कितना दे रखा है आपको? 1250। उसके बाद है गवर्नमेंट ग्रांट। तो इट इज आल्सो रेवेन्यू इनकम। अगर गवर्नमेंट की कोई स्पेशल ग्रांट अपन को मिलती है, मतलब किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए अगर ग्रांट मिलती है तो वो कैपिटल रिसिप्ट होगी, देन उसको अपन बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। यहाँ गवर्नमेंट ग्रांट है तो इसको एक जर्नल ग्रांट ट्रीट कर रहे हैं, इसको अपन जर्नल ग्रांट ट्रीट कर रहे हैं, तो इसको अपन कहाँ शो करेंगे? इनकम साइड में। फिर है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। तो बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर कितना है? 7000 और हमने उसको कितने में सेल करा? 5700 में सेल करा। तो सेल ऑफ फर्नीचर इज अ कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट्स को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो नहीं करते, केवल उसका जो प्रॉफिट लॉस होगा उसी को अपन शो करेंगे। तो एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितने का लॉस हो रहा है आपका? 1300। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। ये भी आपकी इनकम है। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट कितनी दे रखी है आपको? 450।
नेक्स्ट आपको दे रखी है सैलरी। सैलरी पे एडजस्टमेंट है, यहाँ लिखेंगे टू सैलरी, कितना दे रखा है 3000। नीचे क्या लिखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है एंड ऑफ द ईयर में वो कितनी है आपकी 600 की। तो ऐड करेंगे इसमें अपन आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ करंट ईयर। सो आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ करंट ईयर कितना है 600। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3600। और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 600। सैलरी के बाद आपको क्या दे रखा है न्यूज़पेपर, तो यहां लिखेंगे टू न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर दे रखा है आपको कितना है 2050। उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो यहां लिखेंगे टू इलेक्ट्रिसिटी बिल, कितना दे रखा है इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका 1000 रुपीज का। फिर आपको दे रखी है फिक्स डिपॉजिट। अब यहां पे इंटरेस्ट पे भी एडजस्टमेंट हो जाएगा। एक फिक्स डिपॉजिट दे रखी है 1 जुलाई 2015 को करी थी अपन ने कितनी 20,000। दिस फिक्स डिपॉजिट इज योर असेट, और असेट्स को अपन कहां शो करते हैं बैलेंस शीट की असेट साइड में। तो यहां पे अपन इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट कितना निकलेगा 20,000। कितना परसेंट है 9%, लेकिन पूरे साल भर का निकालना, ये तो रेट है 9% पर एनम। ये फिक्स डिपॉजिट कब हुई थी 1 जुलाई। सो 1 जुलाई से 31 मार्च, तो 1 जुलाई से 31 मार्च कितने होते हैं 9 मंथ्स होते हैं। तो ये 9 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना होता है 1350, यानी हमारे करंट ईयर इंटरेस्ट है, हमारे करंट ईयर का जो इंटरेस्ट है वो कितना है 1350। लेकिन हमें जो रिसीव हुआ है वो कितना रिसीव हुआ है 450 का ही इंटरेस्ट हमें क्या हुआ है रिसीव हुआ है। तो लेकिन इनकम साइड में अपन को करंट ईयर की टोटल सारी इनकम शो करनी है जो हमें रिसीव हुई है। मतलब इनकम साइड में वो सारी इनकम अपन शो करते हैं विच इज रिलेटेड टू करंट ईयर वेदर रिसीव्ड और नॉट। ऐड करेंगे इसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग, या फिर इसको अपन ऐसा बोल सकते हैं एक्रूड इंटरेस्ट। ऐड करेंगे इसमें अपन एक्रूड इंटरेस्ट ऑफ करंट ईयर। तो टोटल इनकम कितनी है 1350, उसमें से 450 का आपको रिसीव हुआ है, तो 900 का क्या हुआ एक्रूड हो गया। इसको अपन कहां शो करेंगे बैलेंस शीट के असेट साइड में एक्रूड इंटरेस्ट। आपका जो एक्रूड इंटरेस्ट है वो कितना है एक्रूड इंटरेस्ट है आपका कितना 900। उसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको बुक्स, तो ये आपकी असेट है ओपनिंग से, ओपनिंग में भी थी। बिगनिंग ऑफ द ईयर में आपके पास बुक्स कितनी थी 7000 की। उसके बाद आपने क्या हुआ 10,600 की बुक्स और परचेज कर ली, तो ये टोटल कितना हो गया 17,600। उसके बाद आपको रेंट दे रखा है, तो यहां लिखेंगे अपन टू रेंट। तो रेंट आपको दे रखा है कितना 6,800। तो रेंट जो आउटस्टैंडिंग है वो कितना है 1200 है, तो ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर के सारे एक्सपेंसेस अपन को यहाँ शो करने होते हैं वेदर इट इज रिलेटेड टू करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। कितना हो गया 8000। और इसको कहा दिखाएंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है 1200। फिर आपको दे रखा है फर्नीचर, तो यहां लिखेंगे अपन फर्नीचर। तो बिगनिंग ऑफ द ईयर में भी फर्नीचर था हमारे पास, कितने का था 15,000 का। फिर अपन ने फर्नीचर और परचेज कर लिया कितने का 10,500 का। एंड इसमें से अपन ने ड्यूरिंग द ईयर 7,000 का फर्नीचर सेल भी कर दिया। 15,000 का फर्नीचर था, 10,500 का और परचेज कर लिया और 7,000 का सेल कर दिया। तो हमारे पास एंड ऑफ द ईयर में जो फर्नीचर बच गया वो कितना रह गया 17,600 का। फिर आपको बैलेंस दे रखा है कैश का, तो यह लिखेंगे कैश
11,200। ना पॉइंट नंबर 1 2 3 के सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। अब ओपनिंग बैलेंस शीट से तो ये कैपिटल फंड आएगा, तो ये लिखेंगे कैपिटल फंड कितना है, कैपिटल फंड 43,550, राइट। फर्नीचर और बुक्स अपन ने ओपनिंग बैलेंस शीट से लिखी दी है। अब यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपका इनकम ज्यादा एक्सपेंडिचर कम है, तो डिफरेंस आपका क्या कहलाएगा, सरप्लस, बैलेंसिंग फिगर। तो सरप्लस आ जाएगा आपका 24,850। इसको यहाँ पे अपन कैपिटल फंड में ऐड करेंगे, ऐड सरप्लस, कितना है सरप्लस आपका 24,850। तो सरप्लस यहाँ पे ऐड होगा, यह आ जाएगा 68,400। इसका टोटल करेंगे, यह आएगा आपका 70,700 एंड 70,700। क्लियर है ये?